हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसा है नीलगिरी गांव। यहाँ की हवा जितनी ठंडी है, गांव के इकलौते ढाबे वाले गजाधर का मिजाज उतना ही गर्म। मिलिए गजाधर सेठ से, जो चाय में चीनी नहीं, ग्राहक की मजबूरी गिनते हैं। अरे गजाधर भाई, ये पनीर की सब्जी में पनीर कहाँ है? इसमें तो सिर्फ मटर के दाने तैर रहे हैं। भैया पनीर शर्मीला है, ग्रेवी के अंदर छुप गया है। ज्यादा खोजबीन मत करो, चुपचाप खाओ और पूरे 300 रुपए निकालो। यहाँ उधारी का खाता चूहे खा गए और चूहों को मैंने कल ही ढाबे से निकाल बाहर किया है। लेकिन भाई साहब, ये रोटी तो इतनी सख्त है कि टूट ही नहीं रही। ये रोटी है या पत्थर? अरे भाई, ये मजबूत रोटी है, इसे खाने से दांत लोहे जैसे हो जाते हैं। अब शहर वाले जिम जाकर पैसे फूकते हैं, मैं तुम्हें मुफ्त में जबड़े की कसरत करवा रहा हूँ और तुम शिकायत कर रहे हो। पैसे निकालो और रास्ता नापो। गजाधर की बदतमीजी से पूरा गांव परेशान था। लोगों को पता था कि यहाँ खाना खाना मतलब अपनी जेब और इज्जत दोनों को दांव पर लगाना है, पर मजबूरी ऐसी कि गांव में कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था। नीलगिरी गांव की शांत सड़क पर एक पुरानी बस रुकती है और धूल के गुबार से निकलते हैं आर्यन और सपना। आर्यन जिसके हाथों में बिहार के मसालों का जादू है और सपना जिसकी समझदारी बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल है। देख रही हो सपना, यहाँ की हवा में पहाड़ों की ताजगी है। बस एक बार काम मिल जाए, फिर देखना तुम्हारे इस आर्यन के हाथों का स्वाद पूरे हिमाचल में गूंजेगा। जी, स्वाद तो आपके हाथों में है ही, पर अभी हमें सिर छुपाने की जगह चाहिए। बस दुआ करिए कि यहाँ के मुखिया जी हमें पहचान ले। पिताजी कहते थे कि वो बहुत नेक इंसान हैं। हिम्मत मत हारो, बिहार का बेटा जहाँ जाता है अपनी जगह बना ही लेता है। बस एक मौका मिल जाए, फिर हम अपनी मेहनत से सबकी किस्मत बदल देंगे। सफर की थकान उनके चेहरों पर थी, पर आंखों में था कुछ कर दिखाने का जज्बा। दोनों अपना सामान उठाए उम्मीदों के साथ मुखिया जी की हवेली की ओर बढ़ जाते हैं। ठाकुर साहब की हवेली के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, ठाकुर साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अरे, ये तो बिल्कुल जयेश जैसा दिखता है। आओ बेटा आओ, तुम्हारे पिता और मेरी मित्रता इस गांव में मिसाल थी। पर बेटा, तुम अचानक यहाँ इस हाल में कैसे? मुखिया जी, गांव में अकाल के कारण सब बर्बाद हो गया। अब बस अपने हुनर के भरोसे यहाँ काम की तलाश में आए हैं। चिंता मत करो, जयेश का बेटा मेरे लिए मेरे अपने बेटे जैसा है। गांव के बाहर गजाधर का ढाबा है, मैं वहां तुम्हारे काम की बात कर देता हूँ। आपका बहुत एहसान होगा मुखिया जी। पर एक बात याद रखना बेटा, गजाधर की नीयत उसके खाने की तरह ही मिलावटी है। वो बेहद लालची इंसान है, इसलिए उससे बचकर ही रहना। मुखिया जी ने आर्यन को सहारा तो दिया, पर साथ ही एक ऐसी चेतावनी भी दी जिसने आने वाले खतरे की आहट दे दी थी। अगले दिन आर्यन गजाधर के ढाबे पर पहुंचा। गजाधर ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई ग्राहक उसे फटे हुए नोट दे रहा हो। उसकी आंखों में बस लालच की चमक थी। सुनो बिहारी बाबू, यहाँ काम करना है तो मेरा नियम समझ लो। मसाला कम, पानी ज्यादा और ग्राहक से पैसे वसूलने में कोई शर्म नहीं। बोलो, क्या क्या बना लेते हो? मालिक, आज मैं यहाँ बिहारी स्पेशल चिकन करी और तड़केदार दाल बनाऊंगा। मसालों की खुशबू ऐसी होगी कि राह चलते लोग खिंचे चले आएंगे। अगर आपको स्वाद पसंद ना आए तो आप मुझे बिना पगार के निकाल दीजिएगा। बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, जाओ रसोई संभालो, पर याद रहे, सामान बर्बाद हुआ तो पैसे तुम्हारी पगार से काटूंगा। आर्यन ने चूल्हा सुलगाया। सरसों का तेल जब कढ़ाई में नाचा और खड़े मसालों की खुशबू पहाड़ों की ठंडी हवा में घुली, तो गजाधर की नाक भी लालच में फड़कने लगी। आर्यन के मसालों का जादू हवा में ऐसा घुला कि दूर खेतों में काम कर रहे लोग भी खिंचे चले आए। गजाधर हैरान था कि जो ढाबा कल तक खाली पड़ा था, वहाँ आज मेला कैसे लग गया। वाह भाई गजाधर, आज क्या जादू कर दिया। ये स्वाद तो सीधे रूह को छू गया। क्या कोई परी उतर आई है तेरे ढाबे में? अरे भाई, इस चिकन करी और दाल तड़का का तो कोई जवाब नहीं। आज तो हम पेट भर के नहीं बल्कि नियत भर के खाएंगे। तभी गजाधर मन ही मन सोचने लगा, अरे, ये छोरा तो वाकई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकला। जो लोग यहाँ से मुंह फेर कर जाते थे, आज वो थालियां चाट रहे हैं। अगर इसे कम पगार में रोक लूं तो मेरी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। आर्यन बेटा, बस ऐसे ही मन लगाकर काम करो। तुम्हारी पगार की चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ ना। उस दिन गजाधर के गले में नोटों की बारिश हुई, पर शाम को उसने आर्यन को भारी पगार के झूठे वादे और मीठी बातों में ऐसा उलझाया कि मासूम आर्यन उसकी चाल समझ ही नहीं पाया। ढाबे की कमाई तो बढ़ रही थी, पर गजाधर का लालच अब बदबू मारने लगा था।
एक सुबह गजाधर रसोई में एक पुराना पतीला लेकर पहुंचा। आर्यन, ये 2 दिन पुराना चिकन है, इसे फेंकना मत। इसे गरम तेल में भूनकर ताजा ग्रेवी में मिला दे और ऊपर से ढेर सारा धनिया डाल देना। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? लोग हमें पैसे ताज़ा खाने के देते हैं। मैं एक रसोइया हूँ, कोई जालसाज नहीं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे। ज्यादा आदर्श मत झाड़ो। पगार मैं देता हूँ तो हुक्म भी मेरा चलेगा। चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है। साफ मना है मालिक। अगर आपको लोगों को जहर ही परोसना है तो मैं यहाँ एक पल भी काम नहीं करूँगा। मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। गजाधर उस वक्त तो चुप हो गया, पर आर्यन की ये ईमानदारी उसे कांटे की तरह चुभने लगी। उसे लगा कि ये छोरा अब उसके सिर पर चढ़ रहा है और इसे सबक सिखाना अब जरूरी है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गजाधर ने भारी मन से आर्यन की रुकी हुई पगार निकाली। 18,000 रुपए हाथ में लेकर आर्यन खुशी खुशी घर लौट रहा था, पर उसे क्या पता था कि अंधेरे में कोई उसका शिकार करने बैठा है। ये ले आर्यन, संभल कर जाना। आजकल रास्ते में बहुत चोर उचक्के घूम रहे हैं। आर्यन जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक 2 नकाबपोशों ने उसे घेर लिया। ओए शेफ, सुना है आज गजाधर ने तिजोरी ढीली की है। ला सारा माल, चुपचाप इधर निकाल। तुम लोगों को कैसे पता कि मुझे पैसे मिले हैं? भाई, ये मेरे परिवार की उम्मीद है। प्लीज मुझे जाने दो। ज्यादा लेक्चर मत झाड़, हमें सिर्फ उन 18,000 रुपयों से मतलब है। चुपचाप निकाल, वरना यही मार मार कर तेरा मसाला निकाल देंगे। चोरों ने आर्यन को धक्का देकर गिरा दिया और उसके पैसे छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। आर्यन खाली हाथ घर पहुंचा, पर उसके मन में एक ही सवाल था, चोरों को उसका नाम और पैसों की सही रकम आखिर पता कैसे चली। आर्यन जब खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सपना दंग रह गई। आर्यन ने रोते हुए जंगल की लूट की कहानी सुनाई, पर सपना का दिमाग किसी जासूस की तरह चलने लगा। सपना, सब खत्म हो गया। उन चोरों को मेरा नाम और पैसों की रकम तक पता थी। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। जी, आप सीधे हैं इसलिए दुनिया आपको ठग रही है। गजाधर ने पैसे दिए और तुरंत चोरी हो गई। ये इत्तेफाक नहीं, साजिश है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके गुलाम बने रहें। पर हम इसे साबित कैसे करेंगे? अगली बार जब वो पैसे दे तो आप ये खास लाल रंग उन नोटों पर छिड़क देना। जो भी उन नोटों को छुएगा उसके हाथों पर ऐसा गहरा रंग चढ़ेगा जो हफ्तों तक नहीं छूटेगा। इसका मतलब अगर गजाधर ने चोरी करवाई है तो उसके हाथ खुद गवाही देंगे। बिल्कुल, अब चोर खुद चलकर हमारे पास आएगा। बस आप हिम्मत मत हारिएगा। सपना की योजना तैयार थी। अब इंतजार था गजाधर के अगले वार का और उस लाल रंग के सच का। महीना पूरा होते ही गजाधर ने फिर से आर्यन को पगार दी। इस बार आर्यन ने चुपके से सपना का दिया हुआ जादुई लाल रंग नोटों पर छिड़क दिया। जंगल के उसी मोड़ पर फिर वही चोर आए और पैसे लेकर चंपत हो गए। सपना, आज फिर वही नाटक हुआ। चोर आए और सारे पैसे ले गए, पर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जी, क्योंकि आज चोरों ने पैसे नहीं, अपनी बर्बादी का टिकट लिया है। अब कल सुबह का इंतजार करिए, असली तमाशा तब शुरू होगा। गांव की चौपाल सज चुकी थी। गजाधर सीना तानकर मुखिया जी के सामने खड़ा था, जैसे वही सबसे बड़ा इंसाफ पसंद इंसान हो। मुखिया जी, ये आर्यन परदेसी लड़का चोर है। ये हर महीने लूट का झूठा नाटक करता है और ढाबे के पैसे खुद दबा लेता है। इसकी तुरंत तलाशी ली जाए। आर्यन, गजाधर का इल्जाम बहुत संगीन है। क्या कहना है तुम्हारा? मुखिया जी, मैं चोर नहीं हूँ। असली चोर तो इसी पंचायत में मौजूद है और उसके हाथ खुद गवाही देंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कल मैंने नोटों पर एक खास लाल रंग लगाया था। जिसने भी उन नोटों को छुआ होगा उसके हाथ लाल हो गए होंगे। मुखिया जी, गजाधर सेठ से कहिए कि सबके सामने अपने हाथ दिखाए। गजाधर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। लोग चिल्लाने लगे, हाथ दिखाओ गजाधर, हाथ दिखाओ। पंचायत में तनाव अपने चरम पर था। आर्यन ने अपनी झोली से एक मिट्टी की कटोरी निकाली जिसमें पारदर्शी पानी भरा था। उसने उसे बीच चौपाल पर रख दिया और शांत भाव से गजाधर की ओर देखा। मुखिया जी, ये कोई साधारण पानी नहीं है। ये सच और झूठ का फैसला करने वाला पानी है। जिसने भी कल रात मेरे उन नोटों को छुआ है उसके हाथों में लगा वो अदृश्य रंग इस पानी के संपर्क में आते ही खूनी लाल हो जाएगा। क्या बकवास है। ये परदेसी लड़का जादू टोना करके हमें डरा रहा है। मुखिया जी, आप इसकी बातों में मत आइए। अगर आप सच्चे हैं सेठ जी, तो आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं?
अगर आपने उन नोटों को नहीं छुआ तो पानी का रंग नहीं बदलेगा। डालिए हाथ इसमें और सबको साबित कर दीजिए कि आप ईमानदार हैं। हाँ गजाधर, अगर तू साफ है तो डर कैसा, डाल हाथ पानी में। पूरा गांव एक सुर में चिल्लाने लगा। गजाधर के पास अब छुपने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पसीने से बदतर हाथ धीरे धीरे कटोरी की ओर बढ़ाए। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पानी को छुआ, सफेद पानी देखते ही देखते गहरे लाल रंग में बदल गया। अरे ये तो लाल हो गया, देखो गजाधर के हाथ खूनी लाल हो गए। नहीं नहीं, ये सरासर धोखा है। दरअसल सुबह मैं रसोई में अनार छील रहा था, ये उसी का रंग है। हाँ, ये अनार का रस है। सेठ जी, झूठ की भी हद होती है। अनार का रंग हथेली के पीछे नहीं चढ़ता। आपने कल रात अपने उन दोनों गुर्गों चंगू और मंगू से पैसे लिए और उन्हें गिनकर अपनी तिजोरी में रखा। ये आपके लालच का रंग है जो अब कभी नहीं धुलेगा। बस करो गजाधर, अपनी सफेद कमीज के पीछे इतना काला दिल छुपा रखा था तुमने। चंगू और मंगू को मैंने पहले ही पकड़वा लिया है, उन्होंने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, लालच आ गया था। मैं आर्यन के सारे पैसे लौटा दूंगा, ब्याज समेत लौटा दूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। गजाधर की असलियत सबके सामने नंगी हो चुकी थी। जो कल तक सीना तानकर दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था, आज वही धूल चाट रहा था। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।